start with the beautiful name of Allah, the most merciful, most almighty, omnipresent and omnipotent of the world. He created me and you, but He created me, you, and all the universe. He is the creator of all the world. So today, my topic is stoichiometry. What we mean stoichiometry? How we can define stoichiometry? What kind of question arise and debate from stoichiometry? So today I'm trying to explain such type of questions and stoichiometry come out in stoichiometry. First of all, basically stoichiometry. The word stoichiometry is the combination of two words, stoichon and metrons. Stoichon and metrons. Metrons. Stoichon means element and metron means might be. What's we mean from stoichon and metron? देखिए अब स्टैकन और मेट्रन से हमने ये नतीजा निकाला कि स्टैकन का मतलब होता है एलिमेंट और मेट्रन का मतलब होता है एलिमेंट। अब क्या देखो, हम जब दुकान को जाते हैं तो हम कहते हैं कि भाई हमें एक किलो चीनी देना, तो वो उधर एक पत्थर रखता है और दूसरी तरफ चीनी रखता है, वो एक मतलब जब इक्विलिब्रियम आता है तो हम ये देते हैं नहीं, ये एक किलो चीनी है। इसका हर किस मतलब ये नहीं है, ठीक है। अब सपोज करें इसकी जो एग्जांपल मैंने कहा कि द मूवमेंट ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड स्टैइकोमेट्री है ना, तो इसकी एग्जांपल देके मैं बाद में इसकी डेफिनेशन वगैरह इस एक्सप्लेनेशन सब कुछ करता हूं। अब देखें, हमें एक मोल क्या चीज बनाना है, वाटर बनाना है। एक मोल हमने क्या बनाना है, वाटर बनाना है। देखो मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बना होता है ना, yes. मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बना होता है। तो ये H2O एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसके अंदर दो किस्म के एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। दो हाइड्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन के एटम है, मतलब दो किस्म हो गए ना। यस सर। इसको हम क्या कह सकते हैं, मतलब दो किस्म के एटम हो गए ना। अब इस एक मोल वाटर बनाने के लिए कितना मोल ऑक्सीजन और कितना मोल हाइड्रोजन चाहिए, इसको कहते हैं स्टोइकोमेट्री। देखो अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब 2 मोल वाटर बनाने के लिए 1 मोल ऑक्सीजन और 2 मोल हाइड्रोजन की जरूरत होती है। दिस इज द स्टोइकोमेट्री, और इस स्टोइकोमेट्री का मतलब यही होता है, ठीक है। अब सुनो, अब इसको मैं डिफाइन किस तरह कर सकता हूं स्टोइकोमेट्री को, तो मैं इस तरह डिफाइन कर सकता हूं कि द नॉलेज फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। या इसको मैं और तरीके से भी डिफाइन कर सकता हूं। मैं कह सकता हूं कि देयर ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री branch of chemistry in which we study measurement of element is called स्टोइकोमेट्री, ठीक है। अब यहां पे मैंने एक वर्ड लिखा है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। द नॉलेज व्हिच वी ऑब्टेन फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन आर कॉल्ड स्टोइकोमेट्री, या हमने कहा कि देयर ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन व्हिच वी स्टडी अबाउट मूवमेंट ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड स्टोइकोमेट्री, ठीक है। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन का क्या मतलब होता है, ठीक है। अब थोड़ा मैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो द इक्वेशन मैं लिख सकता हूं कि द इक्वेशन इन विच
number of atom in reactant side must be equal to number of atom in product side, ठीक है। या इसको मैं एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकता हूं, ठीक है। इसको मैं एक और तरीके से भी डिफाइन इस तरह कर सकता हूं, मैं कह सकता हूं द इक्वेशन in which mass of a reactant equal to mass of product are called Bayes chemical equation, ठीक है। अब देखिए मैंने दो डिफिनेशन की, मैंने कहा कि द इक्वेशन इन विच number of atoms in reactant side must be equal to number of atoms in product side, या मैंने कहा कि the equation in which mass of reactant equal to mass of product। अब देखो वो डिफिनेशन और ये डिफिनेशन में एक एग्जांपल देके मैं क्या करता हूं, इसको प्रूव करता हूं। एक एग्जांपल देके मैं प्रूव करता हूं। देखो अब हमें H2 plus O2 will give us 2H2O, वो यहाँ है हमारे पास 2। देखो पहले डिफिनेशन में मैंने कहा कि वो इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में क्या हो गए, बराबर हो गए। अब गिनते हैं, हाइड्रोजन के 4 है ना, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 4। तो हाइड्रोजन बराबर हुए कि नहीं हुए? यस सर। दूसरी बात, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2। तो क्या मैं इस तरीके से कहूं कि वो इक्वेशन, वो केमिकल इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट के साइड और नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट के साइड इक्वल होते हैं। फर्स्ट डिफिनेशन यहाँ से प्रूव हो गई। अब सेकंड डिफिनेशन की तरफ जाते हैं, मैंने कहा कि द इक्वेशन इन विच मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी वो इक्वेशन जिसमें मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब देखो अब हम मास की बात करते हैं। देखिए हमें पता है कि एक हाइड्रोजन का जो मास होता है वो होता है 1, ठीक है 1, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 4 है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू हमारे पास 4 इसका मास आ गया, ठीक है। इसी तरह एक ऑक्सीजन हमारे पास 16 होता है और 2 ऑक्सीजन हमारे पास कितना होता है, 32 आता है। तो हमारे पास कितने हो गए, 4 प्लस 32, तो हमारे पास आ गया 36 का मास आ गया ना। अब हम मोल की बात करते हैं तो मोल की केस में इसको हम ग्राम में लिखेंगे, ठीक है। अब 36 यहाँ पे आ गया और अब यहाँ पे हम गिनते हैं, एक हाइड्रोजन हमारे पास एक होता है तो 2 हाइड्रोजन है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कितने हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 16। तो अगर जब हम इसको प्लस करते हैं तो हमारे पास 36 ग्राम आता है। तो देखो मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सर मोल भी जरूरी नहीं है। अब देखो मोल रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे इक्वल हो इसका जरूरी नहीं है, क्योंकि मोल समथिंग एल्स, यानी मोल अभी तक हमने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है, ठीक है। आपने कभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोल पढ़ा है नहीं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ये जो एटम्स होते हैं, देखो जब एटम आपस में इक्वल नहीं होंगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी वैलिड नहीं हो सकता है। क्योंकि देखो अब यहाँ पे सपोज करो मैं दो हाइड्रोजन को क्या करता हूँ, एटम को कम करता हूँ, इसकी क्वांटिटी को कम करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास 36 बजाय 34 हो जाएगा और वहां पे हमारे पास 36, तो यहाँ पे हमारे पास 34 था, उससे 36 किस तरह बना, तो
इसलिए कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड होता है जब नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड पे और नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड पे क्या हो, इक्वल हो। ये हमारे पास था बेलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब इस बेलेंस केमिकल इक्वेशन को इस ये जो स्टैइकोमेट्री है, स्टैइकोमेट्री का जो जो जड़ होते हैं, जो रूट्स, जिस तरह प्लांट की रूट्स होती है, इस तरह स्टैइकोमेट्री के जो रूट्स है वो हमारे पास बेलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब इस बेलेंस केमिकल इक्वेशन को हम तीन तरीकों से पढ़ सकते हैं, ठीक है। बेलेंस केमिकल इक्वेशन को हम किन तरीकों से पढ़ सकते हैं? तीन तरीकों से पढ़ सकते हैं बेलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब हमने कहा कि वेज टू रीड बेलेंस केमिकल, यानी बेलेंस, ये जो बेलेंस केमिकल इक्वेशन है इसको हम तीन तरीकों से रीड कर सकते हैं, ठीक है। नंबर वन, नंबर ऑफ एटम, यानी एटम की केस में। नंबर टू, वॉल्यूम ऑफ एटम। नंबर थ्री, वॉल्यूम ऑफ मोल ऑफ एटम। नंबर फोर, मास ऑफ एटम्स। अब देखो नंबर वन मैंने कहा कि नंबर ऑफ एटम की केस में पढ़ते हैं। देखो अब दो चार हाइड्रोजन, देखो H2 प्लस O2 will give us 2H2O, और यहाँ पे हमारे पास कुल चार हाइड्रोजन के एटम जब दो ऑक्सीजन के एटम के साथ कंबाइन होते हैं तो हमारे पास चार छह, दो हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन के एटम प्लस दो ऑक्सीजन के एटम मिलते हैं। अब हम जो है ना मोल के साथ डील करते हैं तो मैं कह सकता हूं कि 4Na जब 4Na हाइड्रोजन के 4 मोल हाइड्रोजन, मतलब 4 नंबर Na हमारे पास होता है एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। एक मोल के अंदर हमारे पास एवोगाड्रो नंबर होते हैं, ठीक है। अब इधर देखो चार हमारे पास क्या हो गया, चार हाइड्रोजन के एटम जब दो ऑक्सीजन के एटम और आपस में मिलते तो हमारे पास दो हाइड्रोजन के एटम और दो ये मिलाते हैं। अब इसको दूसरी तरीके से पढ़ने के, देखो जब हमारे पास दो मोल हाइड्रोजन एक मोल ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो हमारे पास 2 मोल वाटर बनाता है। दूसरा तरीका पढ़ने का। तीसरा तरीका, जब 2 मोल ऑक्सीजन का वॉल्यूम, ये हम वॉल्यूम के केस में पढ़ते हैं, 2 मोल हाइड्रोजन का वॉल्यूम 1 मोल ऑक्सीजन का वॉल्यूम के साथ जब मिलता है तो 3 मोल 2 मोल वाटर का वॉल्यूम बनाते हैं, ठीक है। नंबर 4 हमने कहा कि मास। अब 36 ग्राम हमारे पास ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बॉक्स कंबाइन होते हैं तो इसका 36 ग्राम होता है। तो 4 ग्राम हाइड्रोजन जब 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो हमारे पास 36 ग्राम हमें क्या देता है, वाटर देता है, ठीक है। तो ये तरीके हैं नंबर ऑफ एटम के केस में, वॉल्यूम के केस में, मोल के केस में और मास के केस में। किसी भी बेलेंस केमिकल इक्वेशन को हम 3-4 तरीकों से पढ़ सकते हैं। नंबर वन, नंबर ऑफ एटम के केस में, वॉल्यूम ऑफ एटम, मोल ऑफ एटम, मास ऑफ एटम, इस तीन के केस में हम पढ़ सकते हैं। इनके अंदर क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हमारा जो मेन मकसद हमारा है, अब हम मोल और एवोगाड्रो नंबर में थोड़ा डिफरेंशिएट भी करेंगे और इसकी स्टडी भी करेंगे। देखिए जिस तरह हमारे पास एक क्वांटिटी होती है ना, क्वांटिटी बेसिकली मोल हमारे पास क्या होते हैं, ये क्वांटिटी है। मोल इज अ क्वांटिटी, which contain number, which contain Avogadro number, या हम कह सकते हैं कि when atomic mass of an atom, atomic mass of an atom, molecular mass of a molecule, mass of a molecule, formula mass of formula unit, formula mass of formula unit is, या हम आर एक्सप्रेस
in ग्राम आर called मोल। ठीक है, देखें मोल इज अ क्वांटिटी विच कंटेन नंबर ऑफ विच कंटेन एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, या हमने कहा कि when atomic mass of an atom, molecular mass of molecule and formula mass of formula expressed in gram then is called mole। सबसे पहले हम इस बात को प्रूफ करेंगे, फिर जो हमने एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास इनकी तरफ आते हैं। सबसे पहले हमारे पास मोल और एवोगाड्रो नंबर में डिफरेंट होता है क्या है? देखो कुछ भी नहीं है, मोल और एवोगाड्रो नंबर बेसिकली सेम चीज है। ठीक है, अब एक मोल है ना, एक मोल सपोज हमारे पास एक मोल हमारे पास H2O है ना, एक मोल H2O। इस एक मोल H2O के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O होते हैं? ये एक इटालियन साइंटिस्ट था जिसका नाम था एमिडो एवोगाड्रो। उसने इस बात को प्रूव किया था कि किसी भी सिंबल के एक मोल किसी भी सिंबल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम होंगे। ये हमारे पास नंबर NaCl ये हमारे यहाँ H या सपोज हमारे पास Na है, TNA है। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल है, ये फार्मूला यूनिट है और ये हमारे पास एक एटम है। ठीक है, अब इटालियन एक साइंटिस्ट था, उसने इस बात को प्रूव किया था कि एक मोल वाटर के, एक मोल किसी भी सिंबल के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, एक मोल किसी फार्मूला यूनिट के अंदर कितने नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट होंगे, एक मोल किसी भी एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम होंगे। इस बात को एक इटालियन साइंटिस्ट एमिडो एवोगाड्रो एक साइंटिस्ट था, उसने प्रूव किया था। दिस इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर। हम कैसे फाइंड करेंगे कितने इसमें मोल है? मैं आपको तरीका बताता हूं। अब उसने कहा था कि 6.023 into 10⁻23 पार्टिकल। उसने कहा था कि कोई भी मॉलिक्यूल हो, कोई भी फार्मूला यूनिट है, कोई भी सोडियम हो, उसके अंदर ये मॉलिक्यूल है ना, इसके अंदर एक मोल मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, एक मोल फार्मूला यूनिट के अंदर कितने नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट होंगे, एक मोल एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम होंगे। इसको एक इटालियन साइंटिस्ट ने प्रूव किया था, उसको एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। एवोगाड्रो नंबर और कुछ भी नहीं है। तो इसको हम डिफाइन किस तरह करें कि एवोगाड्रो नंबर को, फिर इसकी डिफिनेशन मैंने को मैं कहूंगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स present in one mole of any sample, in one mole of any sample are called एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, अब to Avogadro number, this name is given due to discovered by Italian scientist, उसका नाम क्या था? एमिडो एवोगाड्रो उसका नाम। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है, वैल्यू वो कितनी है? 6.023 into 10⁻23 पार्टिकल। अब यहाँ से इस पार्टिकल का मतलब क्या होता है? इस मतलब होता है कि आयन भी हो सकते हैं, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, और फार्मूला यूनिट भी हो सकता है। ठीक है, इस पार्टिकल से ये हमारे पास क्या है? एवोगाड्रो नंबर। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि अब पहले डिफिनेशन तो यहाँ से प्रूफ होगी और इन दोनों के दरमियान डिफरेंशिएट जो होगा कि मोल और एवोगाड्रो नंबर में क्या डिफरेंशिएट है। बेसिकली दोनों सेम चीज है। ठीक है, अब दूसरी डिफिनेशन के अंदर आते हैं कि मैंने कहा एटॉमिक मास ऑफ एन एटम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल। चलो इधर इसको प्रूफ करते हैं। देखिए आप यहाँ when atomic mass of atom, molecular mass of molecule, formula mass of formula unit are expressed in gram
आर कॉल्ड मोल। देखो ये बेसिकली इनका जो मास होता है ये एएमयू में होता है, एएमयू में होता है। इस एएमयू को हटा के, इस एएमयू को हटा के ग्राम में एक्सप्रेस करना, ग्राम में एक्सप्रेस करना, दिस इज कॉल्ड मोल। इसको क्या कहते हैं? मोल। मोल कहते हैं। अब ये एटम है, सोडियम एक एटम है ना, तो मैंने कहा वेट एटॉमिक मास ऑफ एन एटम, फार्मूला मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, फार्मूला मास ऑफ फार्मूला यूनिट एक्सप्रेस इन ग्राम, दिस इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? मोल। मोल कहते हैं। ये हमारे पास मोल आ गया। अब मोल को फाइंड करने का तरीका क्या हो सकता है, हम कैसे मोल को फाइंड करेंगे? ठीक है, तो अब थोड़ा उसकी तरफ आते हैं, मोल को हम फाइंड किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास मोल को फाइंड करने के लिए दो तीन फार्मूले हैं। फार्मूला टू फाइंड मोल, यानी मोल को फाइंड करने हमारे पास फार्मूला। अब मोल को रिप्रेजेंट करते हैं n से, इक्वल टू मास इन ग्राम, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मेस। एक हमारे पास ये हो गया। दूसरी बात हमारे पास मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तीसरी बात मोल इक्वल टू हमारे पास वॉल्यूम, वॉल्यूम एन डीएम क्यूब डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम। ये तीन तरीकों से हम मोल को क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास मास इन ग्राम है ना, हमारे पास सपोज कर हमारे पास क्या है, वाटर है, H2 है, ठीक है, हमारे पास H2 के हमारे पास 36 ग्राम हमारे पास क्या है, H2 है। अब हमें कहा गया कि बताए इसका मोल नंबर ऑफ मोल कितने होंगे। Yes. How many number of moles are present in 36 gram of H2O। तो ग्राम की बात की तो हम पहला बार फार्मूला है, क्योंकि हमने कहा कि मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। हमें पता है कि एक फार्मूला हम पहला यूज करेंगे कि n इक्वल टू हमारे पास मास इन ग्राम, हाइड्रोजन वैल्यू कितने दिया है, 36 दिया है ना, 36 ग्राम डिवाइडेड बाय, और मोलर मास हमें मालूम है, ठीक है, मोलर मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मोलर मास, ठीक है। तो अब इसके एक मोलर मास हमारे पास 18 ग्राम होता है, ठीक है, 18 ग्राम होता है। Yes. तो 18 1 * 18, 18 2 * 18, तो नंबर ऑफ मोल हमारे पास कितने आएंगे, 2 आ गए, ठीक है। इसी तरह हमारे पास और भी दे सकते हैं। सर हम ग्लूकोज का फाइंड करें, 36 ग्राम ग्लूकोज होगा, उसमें 36 ग्राम ग्लूकोज, उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? मोल कितने होंगे, ठीक है। अब ग्लूकोज हमें कितना दिया हुआ है, 36 ग्राम, और नंबर ऑफ मोल फाइंड करना, ठीक है, ये हमें बताना है, नंबर ऑफ मोल हमें बताना है, ठीक है। तो फिर भी ये फार्मूला n इक्वल टू हमारे पास 36 डिवाइडेड बाय 180। अब ग्लूकोज का मास कितना होता है, 180। ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। ये हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस कितना है, 16 मल्टीप्लाई बाय 6, ये मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 180 इसका क्या आता है, आंसर आता है, ठीक है। तो n इक्वल हमारे पास कितना आ जाएगा, अगर ये 40 होता तो 41 * 40, 42 * 80 और 4 * 40 से तकरीबन हमारे पास जो आंसर आएगा 0.2 इसका मोल आएगा। अब इसको 0.2 क्यों है, देखें, ये गिवन जो मास आप होते हैं ये बहुत ही छोटा है इसके मोलर मास से, तो नोमिनेटर जब छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो तो आंसर हमेशा फ्रैक्शन में आता है, ठीक है। तो पहला, अब दूसरा फार्मूला हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है। दूसरा फार्मूला यहां पे हम अप्लाई करते हैं, इसी तरह अप्लाई करते हैं। अब दूसरा फार्मूला, पहला फार्मूला अप्लाई कर चुके हैं, दूसरा फार्मूला हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ पार्टिकल, सपोज हमारे पास किसी ने दिया है कि वाटर है 12.02 into 10⁻20
3 हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल इन नदियां है, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल इन नदियां है। और हमें हमसे क्या चीज पूछा गया है, मोल पूछा गया है, ठीक है। हमें पता है कि मोल इक्वल टू हमें नंबर ऑफ पार्टिकल 12.02 into 10⁻23 डिवाइडेड हमारे पास Na की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6.023 into 10⁻23 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 12 1 जार 12, ये इससे कट जाएगा, 12 1 जार 12 और 12 2 जार 6 1 जार 6 6 2 जार 12 n इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 मोल आ जाएगा। तो इसी तरह हम नंबर ऑफ पार्टिकल अगर हमें किया हो और मोल पूछा गया हो तो हम ये फार्मूला लगा के हम इसकी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। 23 की जगह हमारे पास 18 या 22 या 21 लिखे होगा, पार्टिकल में दिया 12.02 मल्टीप्लाई। तो फिर भी यही करेंगे, अगर 20 ये हमें 23 दिया है ना, आप कहते हैं 20 हमें क्या दिया हो, क्या 21 दिया क्या हो, चलो जो भी दिया हो, ये नीचे प्लस में है ना, प्लस में ऊपर जाए क्या होगा, माइनस में होगा। अब माइनस ये है ना 23, तो ये तो कट गया, 2 रह गया ना, 2 into 10 raised power minus 2 ये इसका आंसर आ जाएगा फिर -2 में, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारे पास क्या होता है, छोटा है, डिनोमिनेटर हमारे पास बड़ा है, मतलब सॉरी डिनोमिनेटर हमारे पास छोटा है, डिनोमिनेटर हमारे पास बड़ा है, इसकी वैल्यू होती है, तो इसका आंसर हमें फ्रैक्शन में आएगा। अब 30 लेवल जो लास्ट वन हमारे पास हो गए, इसके साथ साथ हम लेक्चर अपना खत्म करेंगे, तो वो हमारे पास थर्ड हमारे पास वॉल्यूम की बात करते हैं, ठीक है। अब हमें दिया हो गया, सपोज कि हमें दिया है कि हमारे पास H2O दिया होगा, H2O हमें दिया गया है, ठीक है, और इसका वॉल्यूम हमारे पास सपोज करो 44.4 दिया गया क्यूब, और हमसे क्या गया कि इसका नंबर ऑफ मोल फाइंड करना है, मोल बताएं, ठीक है। अब नंबर हम मोल फाइंड करने के लिए, बताने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लेंगे, थर्मोफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास गिवन वॉल्यूम हमारे पास कितना है, 44.4 dm³ डिवाइडेड हमारे पास क्या आता है, 22.4 dm³, ठीक है। तो 22 1 जार 22 2 जार dm², तो n इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे हमारे पास 8 करते हैं, तो हमारे पास 2 इसका आंसर आ जाएगा, आसानी से देख कर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास मोल फाइंड करने के हमारे पास क्या है, तरीके हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारे पास, अब देखो ये मोल दो तरीकों से हो सकता है, ठीक है। एक हमारे पास होता है रूम टेम्परेचर के अंदर, और दूसरा हमारे पास होता है मतलब 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री के अंदर मतलब बात करें तो हमारा ये वाला फार्मूला है, और जब रूम टेम्परेचर की बात करें तो फिर इस जगह हम 24 dm³ यूज करेंगे।